अस्सलामुअलैकुम। ये हमारा सेशन लाइव सेशन नंबर 5 है, इंटरमीडिएट डिस्पैच लेवल का पार्ट 3 आज हम कवर करेंगे। दो पार्ट्स हमारे इंटरमीडिएट डिस्पैच के हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो और दोनों की वीडियोस यूट्यूब के ऊपर अपलोड हो चुकी हैं। अगर किसी ने मिस आउट कर दिया तो वो देख सकता है। और दूसरा ये कि आज हम इंशाल्लाह पार्ट 3 कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने कल लीगल और नेगोशिएशन और ये सारी चीज़ें देखी थी। आज हम इंशाल्लाह इसके अंदर देखेंगे ट्रिप की प्लानिंग और सारी फाइनेंशियल आप लोगों ने जो प्लानिंग करनी होती है सारी चीज़ें कि एज अ डिस्पैचर आपको इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर किन किन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो ट्रिप प्लानिंग से स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल्स वगैरह भी इसके अंदर ही हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो मुझे मेरी आवाज़ सबको क्लियर है? जी भाई, क्लियर है। गुड। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट लेते हैं। इफ़ अ लोड पेज $3 अ माइल बट क्रॉसेस $200 वर्थ ऑफ टूल्स, हाउ वुड यू कैलकुलेट द ट्रू रेट? अगर एक लोड है जो कि पे कर रहा है $3 अ माइल, लेकिन इसके अंदर अराउंड $200 के टूल्स पे करने हैं हम लोगों ने, तो इसको आप किस तरीके से कैलकुलेट करोगे? किसी के पास इस चीज़ का आइडिया है? एक लोड पे कर रहा है $3 अ माइल, लेकिन उसको करने के लिए आपको $200 की अराउंड टोल पे करने पड़ेंगे। जो टोल रेट होता है हमारा, जो हम लोग हाईवे पे करते हैं, तो उसको किस तरीके से कैलकुलेट करे जाएंगे जिससे हमारे पास एक ट्रू रेट निकल कर आए कि भाई ये असली रेट होगा, जिसके अंदर हमें प्रॉफिटेबिलिटी भी देखनी है और ब्रोकर को भी समझाना है। तो वो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? एनीवन हैव एनी आइडिया? जी भाई, हम जो टोल की प्राइस है वो उसकी जो उसमें इंक्लूड कर लेंगे एक्सपेंसेस में, फिर उसका रेट निकालेंगे। गुड, बिल्कुल सही जवाब दिया। और किसी के पास इसका कोई जवाब है? किसी के पास जवाब इसका और मज़ीद कोई दूसरा? इसका आंसर मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले देखें, जो आपका लोड जो पे कर रहा है, टोटल जैसे $3 माइल पे कर रहा था, टोटल रेट जो उसका था, और उसके साथ साथ आप लोग टूल जैसे फ़र्ज़ करें अगर 200 माइल्स का लोड है, और इन एक मिसाल दे रहा हूँ आपको क्योंकि ज़ाहिर सी बात है $200 टूल के होते नहीं है, 200 माइल्स के ज़्यादा ही होता कम ही होता है, ज़्यादा माइल्स के ज़्यादा पड़ते हैं। तो अब इसके अंदर देखा जाए कि एक मिसाल दूँ कि हज़ार डॉलर का लोड है, $1000 का, और 300 माइल्स है उसके अंदर अराउंड समथिंग, तो आपको $3 माइल पे कर रहा है। तो इसके अंदर आप लोगों ने टोल के पैसे मिलाने, लाइक अगर फ़र्ज़ करें 300 माइल था, आपने देख लिया कि भाई $3 माइल के हिसाब से ये सारी चीज़ें आ रही हैं। दूसरा, आपने उसके अंदर फ़र्ज़ करें $1000 पे कर रहा था, आपने $200 उसके अंदर माइल्स उसके टूल्स के ऐड करे, टोटल लोड के जो पे कर रहे थे वो ब्रोकर, तो आपके अराउंड $1200 बन गए। अब वो $1200 को आपने डिवाइड कर देना माइल्स के साथ कि आपके 300 माइल्स है, तो आपको क्या रेट पर माइल मिल रहा है। वो सारी चीज़ें सब्ट्रैक्ट करने के बाद, एक्सपेंस निकालने के बाद जो बचेगा आपके पास, वो आपका रेट पर माइल होगा। सबको क्लियर है? जी क्लियर है भाई। गुड, जी मैम, भाई क्लियर है। गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है। डिफरेंस बिटवीन रिकोर्स एंड नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग। किसी को कोर्स और नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग के बारे में पता है? किसी को इसके बारे में आइडिया है? देखते हैं यहाँ पे किसको पता है किसको नहीं पता। इस चीज़ का ज़रा आइडिया हो जाएगा कि आप लोग कितने पानी में। रिकोर्स एंड जी नॉन रिकोर्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है फैक्टरिंग के अंदर? किसी के पास इसका जवाब है? उम्मीद है कि मुझे होगा। लेट्स सी, ट्राई करें आप लोग। ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों ने सही जवाब ही देना। अगर कोई गलत भी दे तो उसके अंदर ज़ाहिर सी बात है आपकी नॉलेज अपडेट हो जाएगी। डिफरेंस बिटवीन रिकोर्स एंड नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग, है किसी के पास का जवाब? नहीं पता किसी को भी?
चले मैं इसको आप लोगों को बताता हूँ कि क्या इसका सीन है। देखो इसका आंसर जो यहाँ पे लिखा हुआ है मैं आप लोगों को बताऊँ। रिकोर्स के अंदर होता ये है कि लाइक यू पे बैक द फैक्टरिंग कंपनी इफ़ द ब्रोकर डजेंट पे, और नॉन रिकोर्स का मतलब होता है द फैक्टरिंग कंपनी टेक्स द रिस्क यूजुअली फॉर अ हायर फी। अब इसका मैं आप लोगों को समझाता हूँ सारी चीज़ें होती क्या हैं। देखो रिकोर्स के अंदर होता ये है कि आपने फ़र्ज़ करो जैसे ब्रोकर है, ब्रोकर ने फैक्टरिंग, ज़ाहिर सी बात है हम लोग फैक्टरिंग को बीच में लिया है तो लोड के बाद हमें पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रही है आप लोगों को बात। आप लोगों ने लोड बुक करा, आपने लोड कंप्लीट कर लिया। अब जाहिर सी बात है डिपेंड करता है कि ब्रोकर कितने दिन में पे करता, क्विक पे के थ्रू, फैक्टरिंग के थ्रू। तो अब ये दो चीज़ होती हैं, रिकोर्स और नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग। अब रिकोर्स के अंदर ये होता है यू पे बैक द फैक्टरिंग कंपनी इफ़ अ ब्रोकर डजेंट पे। अब इसके अंदर होता ये है कि अगर ब्रोकर ने फैक्टरिंग कंपनी को पे नहीं करा तो आप लोगों को जो पेमेंट होती है वो फैक्टरिंग कंपनी को वापस पे करनी होती है। उसके बाद फिर एक केस चलता है, केस के बाद फिर आप तब जीतते हो उस सब चीज़ों को प्रॉपर लॉ के थ्रू, तब फिर आपको पैसे मिलते हैं फ्रॉम केस करने के बाद। और नॉन रिकोर्स के अंदर ये होता है जो फैक्टरिंग कंपनी होती है आपसे ज़्यादा परसेंटेज चार्ज करती है, ठीक है। और वो सारा रिस्क लेती है फैक्टरिंग कंपनी के ये मुझे पैसे देगा या नहीं देगा, लेकिन वो पैसे ज़्यादा चार्ज करते हैं, हायर फी जिसको बोलते हैं हम। सबको क्लियर है बात। अब एक सिचुएशन ऐसे बनती है, मैं आप लोगों को सिचुएशन वाइज जैसे समझाता हूँ वैसे समझाता हूँ। आप लोगों ने एक लोड बुक करा, कंप्लीट कर लिया, सारी चीज़ें हो गई, फैक्टरिंग ने आपको पे कर दिया। अब होता ये है कि अब उस फैक्टरिंग पे डिपेंड करता है कि उसने कोर्स रिकोर्स पे करा है या नॉन रिकोर्स पे करा है। अब रिकोर्स के अंदर ये होता है कि अगर ब्रोकर ने फैक्टरिंग कंपनी को पे नहीं करा अराउंड लाइक 90 डेज या वॉट एवर जो भी उनकी पेमेंट टर्म थी उसके अंदर, तो नॉन को रिकोर्स के अंदर ये होता है 3% का सारा केस होता है कि 3% के अंदर आपको ये सारी चीज़ें होंगी, हम अभी पे कर देते हैं और बाद में इनसे ले लेंगे। अगर नहीं दिया तो फिर आप केस करोगे और सारी चीज़ें उस पर डिफेंड करके सारी चीज़ें करोगे, ठीक है। फिर आप ब्रोकर से खुद लोगे, फैक्टरिंग कंपनी हट जाएगी। नॉन रिकोर्स के अंदर ये होता है कि फैक्टरिंग कंपनी सारा रिस्क लेती है, कहती है कि हम खुद निपट लेंगे, आपको हम 3 की जगह 5% काटेंगे और ये पेमेंट अभी ले लो और हम इनसे खुद निपट लेंगे। सबको क्लियर है? होपफुली अब सबको समझ जी में आ जी गया भाई। होगा रिकोर्स और नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग के बारे में। ये बहुत एक ज़रूरी टर्म है हमारे ये लिए। नॉन रिपोर्ट को थोड़ा दोबारा रिपीट करिएगा। नॉन रिकोर्स के अंदर होता ये है कि फैक्टरिंग कंपनी हमें कहती है कि हम नॉर्मली रिकोर्स वाला जो है जिसके अंदर हम कोई भी वो नहीं लेंगे, मतलब हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी अगर पे नहीं करा इन्होंने रिक्वायर्ड डेट के अंदर, तो आप खुद लड़ोगे ब्रोकर के साथ और आपको हमें पैसे वापस करने पड़ेंगे, ठीक है। रिकोर्स के अंदर ये हो गया। और नॉन रिकोर्स के अंदर ये होता है कि फैक्टरिंग कंपनी बोलती है कि आप ये पैसे पकड़ो और इसके पैसे हम आपसे ज़्यादा चार्ज करेंगे। लाइक अगर नॉर्मल रिकोर्स के 3% होता है तो नॉन रिकोर्स के 5% होता है। 5% पेमेंट का कट करके वो आपको पेमेंट दे देंगे। और दूसरा ये होगा कि अगर ब्रोकर ने पे करा नहीं करा वो सारा मसला उनका फैक्टरिंग कंपनी वालों का। फैक्टरिंग कंपनी वाले खुद रिस्क लेते हैं नॉन रिकोर्स के अंदर कि हम इनसे खुद निपट लेंगे, आप हमें ज़्यादा फ़ी दे के पेमेंट पूरी ले लो। क्लियर है? जी मन भाई। गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम चलते हैं। अ 600 माइल ट्रिप स्टार्ट एट 8 AM, कैन इट बी डिलीवर्ड द सेम डे? अगर एक लोड है जो कि 600 माइल्स की ट्रिप है, सही, और सुबह 8 बजे वो स्टार्ट होती है, क्या वो पॉसिबल होगा कि हम उसको सेम डे में डिलीवर कर सकें? किसी के पास इसका जवाब है कि 600 माइल्स की एक ट्रिप है और सुबह 8 बजे वो स्टार्ट होती है, तो क्या हम उस ट्रिप को सेम डे के अंदर कवर कर सकते हैं? सर इसमें टाइम नहीं कितना भाई, लगता है? नहीं कर सकते। यार अगर 600 माइल्स है तो अराउंड 10 से लेके 12 घंटे लगते हैं डिपेंडिंग ऑन द स्पीड। अगर 55 to 60 माइल्स की माइल्स पर आवर की एवरेज के साथ अगर आप चलो तो तकरीबन 10 से 12 घंटे लगते हैं अराउंड। सर 10 से 12 घंटे में तो कर सकता है, लेकिन वो टाइम के ऊपर है कि उसकी लॉग बुक कंप्लीट ना हो बिल्कुल। और उसका इसका टाइम ख़त्म ना हो जाए। एग्जैक्टली अच्छा अच्छा जवाब दिया। इसका मैं आपको एक्यूरेट जवाब बताता हूँ कि अगर 600 माइल्स की ट्रिप है जो कि सुबह 8 बजे स्टार्ट होती है, क्या हम उसको सेम डे डिलीवर कर सकते हैं? इसका सही जवाब है वेरी रिस्की और अनलाइकली, कि मतलब पॉसिबल है भी और नहीं भी। क्योंकि देखो अगर तुम 55 टू 60 माइल्स पर आवर की एवरेज के हिसाब से भी चलते हो
ब्रेक भी लगता है आपका, आपको ब्रेक्स भी लेने होते हैं रास्ते के अंदर, और ट्रैफिक भी डिपेंड करता है, और उसके बाद साथ आपका अल्लाह भला करे लोडिंग टाइम अनलोडिंग टाइम, तो तकरीबन मिला के आपको तकरीबन 10 से 12 घंटे पड़ता है। विद ड्राइविंग लिमिट आपकी तकरीबन होती है कि आपने ड्राइविंग लिमिट के अंदर अंदर रहना होता है। लेकिन ज़रूरी ये है कि आप लोग ये देखो कि अगर 600 माइल्स की ट्रिप है तो आप नेक्स्ट डे डिलीवरी को प्रेफर करो। ये नहीं करो कि अगर 600 माइल्स हैं और सोलो ड्राइवर है तो उस केस के अंदर फिर आप ये देखो कि आप नेक्स्ट डे डिलीवरी की तरफ जाएं, और ब्रोकर को इस चीज़ का बताओ कि यार ये बहुत रिस्की हो जाएगा, और इसको अगर नेक्स्ट डे डिलीवरी अर्ली इन द मॉर्निंग करें तो ज़्यादा बेहतर है, सबको कवर है इस मोइन चीज़ भाई, में। जी। इसमें ये भी डिस्पैचर ने ही सोचना होता है, ये प्लानिंग करनी होती है कि ये खुद ब खुद कर लेता है ड्राइवर? एग्जैक्टली आपको करनी पड़ती है, और उसके कैरियर के साथ बेसिकली देखो डिस्पैचर और कैरियर को दोनों को ना साथ चलना पड़ता है। हर 10 मिनट बाद उसको कॉल करनी होती है, हर 10 मिनट बाद उससे अपडेट लेनी होती है कि यार व्हाट्सअप एवरीथिंग्स गुड और क्या पहुँचे, थोड़ी बहुत बात कर ली ताकि वो तुमसे फ्रस्ट्रेट नहीं हो कि तुम उसको हर 10 मिनट बाद कॉल कर रहे हो। इट्स अ पार्ट ऑफ योर जॉब। तो अब इसके अंदर होता ये कि आप लोगों ने सारी प्लानिंग करनी होती है, अपनी सारी रेगुलेशंस देखनी होती है कि मेरा ड्राइवर दिन के अंदर इतने माइल्स कवर करता है, इतनी मेहनत करता है और इतनी सारी चीज़ें करता है, इसका इतना पेट्रोल लगता है, इसकी कॉस्ट पर माइल ये है, ये सोता किधर है, ये इसके कैसे पैसे बचाता है, इसकी सारी आप लोगों ने सारी चीज़ें देख ली। आपको समझ में आ गया कि मेरे ड्राइवर का बिहेवियर ये है और इस तरीके की चीज़ें ये पसंद करता है और इसको ये चीज़ें पसंद नहीं है। तो उसके हिसाब ने आपने प्लानिंग करनी होती है कि मेरा ड्राइवर जो है वो 600 माइल्स कवर कर सकता है एक दिन के अंदर। आपको अगर लगता है कर सकता है तो फिर आप दे सकते हो सेम डे डिलीवरी का, आफ्टर कंफर्मिंग विद कैरियर कि यार 600 माइल्स है और सेम डे डिलीवर करना है। तो इतनी सारी चीज़ें क्या हम कर पाएंगे? कैरियर के ऊपर आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा ये जो होते हैं ना डिसीजंस छोड़ने होता है कि यार देखो मैं तुम्हारे लिए सारी चीज़ें प्रोसेस कर रहा हूँ, यू हैव टू टेक द लाइक, तुम्हें सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे ऊपर है कि तुमने हाँ या ना करनी है, बाकी जो मेरा काम है मैं सब चीज़ों को प्रोसीड करूँगा। तो ये सारी चीज़ें आपने सारा केस अपने कैरियर के सामने बताना है कि यार ये ऐसे ऐसे सारी चीज़ें हैं और 600 माइल्स हैं और इसको एक दिन में कवर करना है, तो क्या ये पॉसिबल होगा? अगर वो कहता है कि हाँ मैं ट्राई कर सकता हूँ, कैरियर ब्रोकर से बोलो अगर नहीं पॉसिबल हुआ तो हम क्या ये कल दिन दिन नेक्स्ट मॉर्निंग पे डिलीवर कर सकते हैं? फिर आप ब्रोकर से कंफर्म करते हो कि वी विल ट्राई आवर बेस्ट इफ़ वी कैन डू इट अनटिल और अनलेस के लाइक अगर कोई भी इशू हो जाता है या फिर नहीं पॉसिबल होता तो कैन वी मेक इट बाय द नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग। तो फिर ब्रोकर आपको इस पर गुड गो हेड बोल देता है, या फिर जैसा भी होता है फिर वो सिचुएशन आपके सामने होती है। क्लियर है सबको? अच्छा सर, यहाँ पे एक सवाल है कि मैं एक वीडियो देख रहा था, वहाँ पे वो यही चीज समझा रहे थे कि लाइक अगर एटलांटा जॉर्जिया से एक निकल रहा है और डैलस टेक्सास जा रहा है, तो तो आपको गूगल पे टाइम शो हो रहा होता है कि ये 14 आवर्स का मतलब ये ट्रिप है। बिल्कुल लेकिन आपको अगर वहाँ पे ब्रोकर कहता है कि 25 घंटे में ये हो जाएगा, तो मोस्ट लाइकली जो डिस्पैचर्स होते हैं वो कहते हैं, जो नए होते हैं वो कहते हैं कि हाँ हो जाएगा। लेकिन वो नहीं होता। उसकी बिल्कुल वजह ये है कि वो एक तो 25 घंटे का तो टोटल वो सफर होता है, जिसमें उसने आराम भी करना होता है, काम भी उसने करना होता है, फ्यूलिंग भी करनी ब्रेक्स भी होती है, लेनी है, ये वो फ्यूलिंग सब भी करना लेनी है, होता है। बिल्कुल लोडिंग और अनलोडिंग का टाइम और ये सारी चीज़ें। उसके बाद फिर आपकी बिल्कुल। 11 घंटे की ड्राइविंग लिमिट जो होती है उस सब चीज़ों को मॉनिटर करना। तो बिल्कुल फ्रेशर डिस्पैचर ये गलती करते हैं, तो ये उन्हीं लोगों के लिए और उन्हीं सब सिनेरियो के लिए ये सवाल था जो कि मैं समझा रहा हूँ आपको कि ऐसी मिस्टेक आप नहीं करना, और इस सब अच्छा, चीज़ों को नहीं, पहले। इसमें इसमें ना सर हम कैसे आइडिया लगा सकते हैं कि ये 100 माइल्स कितनी देर में करते हैं, और कहाँ से पता चलेगा? क्योंकि एक मैप भी डाउनलोड किया था ट्रकर्स पाथ्स के नाम से, तो उसमें भी डिफरेंट चीजें थी। तो ये एग्जैक्ट हमें कहाँ से पता चलेगा कि ये यार किस एग्जैक्ट देखो ये टाइम आपके पे? आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। आपने फ़र्ज़ करो 2-3 लोड करे कैरियर के साथ, अब आपको पता है कि उसने किस टाइम पे पिक करा और कितने माइल्स से उसने कितनी देर में ड्रॉप करा। ये सारी चीज़ें आपने कैलकुलेट कर ली, आपको आइडिया हो गया कि कितनी स्पीड पे ट्रक चला रहा था, इसने रास्ते में कितने ब्रेक लिए, इसको कितना टाइम लगा। पंक्चुअल है, टाइम का नहीं है, क्योंकि कुछ केस में ऐसा होता है कि आपकी कैलकुलेशन तो ठीक होती है लेकिन आपका आपका जो ड्राइवर है ना वो थोड़ा ठंडा होता है, वो सुस्त आदमी होता है जिसको हम बोलते हैं ना कि लाइक बहुत ही ज़्यादा लेज़ी है, लेट लतीफ़। अब वो साहब रुक गए, ब्रेक ले रहे हैं, उनको पता है कि ड्रॉप ऑफ का टाइम हो रहा है लेकिन फिर भी वो लेट हो रहा है। तो उस केस के अंदर फिर आपको वो सारी चीज़ें देखनी होती हैं और फिर अपने ऑनर ऑपरेटर को अपडेट करके ये सारी चीज़ों को हल कराना होता है। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन की क्या सारी सीन है। वैसे जो नॉर्मल मार्केट का रेट है, जो मार्केट का स्टैंडर्ड है वो ये है कि 60 माइल्स के हिसाब से हम लोग कवर करते हैं कि 1 घंटे के अंदर एक ड्राइवर जो है लोडेड ट्रक के साथ 60 माइल्स कवर करेगा, जिसमें उसको ब्रेक भी लेना है और अल्लाह भला करे इसके साथ साथ पेट्रोल रिफ्यूलिंग है, तो उसकी अगर 15-20 मिनट ऊपर हो जाए तो वो सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी होती हैं। फ़र्ज़ करो अगर 200 माइल्स का लोड है
तो आप डिवाइड कर लो 60 को 200 से, तकरीबन आपका आंसर निकल के आ जाएगा अराउंड 3 आवर 30 मिनट्स का। तो फिर आपको उससे आइडिया हो जाता है कि 3 आवर 30 मिनट्स लगेंगे, तो इसको 4 घंटे का एस्टिमेटेड दो कि इसने अगर रास्ते में फ्यूलिंग करनी है, ब्रेक लेना है या कुछ भी है, तो 4 घंटे का ETA देना होता है। सबको क्लियर है? मार्केट स्टैंडर्ड टाइम जो मैंने आपको बताया। गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। वेंडर्स ले ओवर पे अप्लाई। हम लोग किस टाइम पे ले ओवर जो होता है वो अप्लाई करते हैं उसके पैसों के लिए? ले ओवर का पता है किसको? व्हाट इज ले ओवर? बिल्कुल। ले ओवर की दो चीज़ें होती हैं। एक तो देखो डिपेंड करता है कि अगर वो 3 से लेकर 6 घंटे तक वो करता है, तो उसके अंदर आपने 24 आवर के अंदर अंदर वो सारी चीज़ें करानी होती हैं, डिटेंशन और वो सारी चीज़ें। ठीक है। अब ले ओवर का केस में ये होता है कि ले ओवर के अंदर आपको आपके ड्राइवर को 24 घंटे से ज़्यादा वेट कराया या फिर ओवरनाइट स्टे करा दिया, कि मतलब आज तुम्हारा पिकअप था 4 बजे का, लेकिन अभी नहीं हुआ, अगले दिन अब अर्ली इन द मॉर्निंग करेंगे। तो इस केस के अंदर फिर आप ज़्यादा उनसे मांगते हो कि भाई ये ले ओवर के उसके अंदर आता है, स्टैंडर्ड डिटेंशन से ज़्यादा पे करना होता है इसके अंदर। सबको क्लियर है? जी क्लियर। गुड। व्हाट इज़ अ फ्यूल सरचार्ज FSC? किसी को FSC के बारे में पता है? फ्यूल सरचार्ज। व्हाट इज़ अ फ्यूल सरचार्ज FSC? किसी के इसके बारे में पता है? FSC क्या होता है? नहीं नहीं, चलो आइडिया नहीं है। मैं आपको बताता हूँ। जब ऐसा होता है कि फ़र्ज़ करें अब आपके डीजल प्राइजेस ज़्यादा हैं, ठीक है, मार्केट के हिसाब से रेट बढ़ गया उनका, ठीक है। अब आप लोगों ने एक लोड बुक करा हुआ है कि आपने फ़र्ज़ करें आपने जो अगर गैलन पर गैलन माइल 2.5 था फॉर एग्जांपल, और आपने लोड बुक करा और आपके फ़र्ज़ करो 2 दिन का लोड था, और अब ये हो गया कि आपके डीजल के प्राइसेस बढ़ गए या फिर ऑलरेडी बढ़े हुए हैं, तो उसके ऊपर आपको क्या होता है, आपने ब्रोकर को बोलना होता है कि यार देखो हम लोगों ने FSC चाहिए। FSC होता क्या है बेसिकली? एन एक्स्ट्रा पेमेंट ऑन टॉप ऑफ बेस रेट टू कंपनसेट फॉर हाई डीजल प्राइसेस। तो इसके ऊपर ये होता है कि आपने FSC मांगना होता है, सिंपली लाइक कि यार देखो इसके अंदर ये है कि फ्यूल हमारा महंगा हो गया, इसके अंदर में प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है, तो अगर तुम इसके अंदर कुछ एडिशनल कर सकते हो तो ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा। सो इट्स जस्ट एन एक्सक्यूज विद द ब्रोकर, जिसको आप करवा के अपने पैसे थोड़े से बढ़वा सकते हो, जो कि आपके जो डीजल प्राइसेस जो हाई थे उनको कंपनसेट किया जा सके। सबको क्लियर है? फ्यूल सरचार्ज बोलते हैं इसको हम लोग, और मोस्टली ये बड़े ट्रक्स के अंदर ज़्यादातर होता है, लाइक ड्राइव एंड रीफर बॉक्स ट्रक, सॉरी फ्लैट बैट हॉट शॉट। तो इन सब चीज़ों के अंदर ज़्यादातर ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। सबको क्लियर है? फ्यूल सरचार्ज क्या होता है? जो हाई जी डीजल भाई। प्राइसेस को कंपनसेट करने के लिए हम लोग एक्स्ट्रा मांगते हैं ब्रोकर से। जी भाई। Good. Why should you rely on air miles for trip planning? Should not rely on air miles for trip planning. अगर DAT आप यूज़ कर रहे हैं, कितने लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे? जी मैं कर रहा हूँ। DAT के ऊपर कभी आपने देखा है कोई लोड के ऊपर आपके किसी लोड पोस्टिंग के ऊपर आपके पास एयरप्लेन बना हुआ होता है, एयरप्लेन का साइन जिसके ऊपर माइल्स लिखे हुए होता है? किसी ने अभी तक ये चीज़ नोटिस करी है कि किसी के DAT के ऊपर किसी लोड के ऊपर स्पेसिफिकली एक छोटा सा एयरप्लेन का आइकन बना हुआ है माइल्स के साथ? तो किसी ने वो चीज़ फेस करी है अभी तक? नहीं, अभी तक नहीं करी है। अभी तक नहीं करी। तो अब मैं आपको बताता हूँ, कभी कभार ऐसा होता है कि आप लोड देख रहे होते हो और उस लोड के ऊपर आपके जो माइल्स, टोटल माइल्स लिखे हुए होते हैं, वहाँ पे एक एयरप्लेन का सिंबल बना होता है। तो वो क्या शो कर रहा होता है? वो शो कर रहा होता है कि ये एयर माइल्स हैं, नॉट अ रोड माइल्स। आई समझ? वो एयर माइल्स होते हैं। एयर माइल्स शो द स्ट्रेट लाइन, कि वो मतलब अब जैसे स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है इधर से उठा और इधर ड्रॉप हो गया और स्ट्रेट माइल्स दिखा दिया उसने। उसने रोड माइल्स नहीं दिखाया आपको कि इसमें टर्न्स कितने हैं, स्टॉप कितने हैं, और अलग अलग अगर इसके अंदर आपके जिसको हम बोलते हैं कि लाइक हायर एजेस कितने हैं, और मतलब अप डाउन कितना है, कितने स्टॉप्स हैं और क्या सारी चीज़ें। तो ड्यू टू माउंटेन, लेक और रूट रिस्ट्रिक्शन देयर आर ऑलवेज हायर। ऑलवेज चेक गूगल मैप और ट्रक स्टॉप मैप्स
बिफोर बुकिंग एनी लोड दैट शोज एयर माइल्स। ठीक है, एयर माइल्स का मतलब होता है उसने सिंपली एक डॉट से दूसरे डॉट के माइल्स दिखा दिए कि ये इतना हो गया स्ट्रेट लाइन के अंदर। आपने लोड बुक करने से पहले गूगल मैप्स के ऊपर या फिर जैसे अंजला भाई ने बताया कि उन्होंने मैप डाउनलोड्स करे ट्रक स्टॉप्स के, तो उसके थ्रू आपने चेक करना होता है कि इसके इन टोटल माइल्स कितने बन रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप लोगों ने ट्रिप प्लानिंग करनी होती है। एयर माइल्स पे कभी भी आप लोगों ने रिलाय नहीं करना। ठीक है, क्लियर है सबको? लोड बोर्ड के ऊपर आप जब भी लोड वगैरह देखोगे, कभी आपको अगर उसके ऊपर एयरप्लेन का आइकन नज़र आए तो इसका मतलब समझ जाना कि ये एयर माइल्स हैं, नॉट अ रोड माइल्स। तो रोड माइल्स चेक करने के लिए आपने पिकअप लोकेशन और ड्रॉप ऑफ लोकेशन को देखना है कि इसमें कितने रोड माइल्स बन रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे माउंटेन्स होते हैं, लेक्स होती हैं और रूट रिस्ट्रिक्शंस ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको लगता है कि यार यहाँ पे इशू आ रहा है, एज अ डीएटी ये समझता है कि यहाँ पे अभी रोड ब्लॉकेज है, तो वो एयर माइल्स कैलकुलेट करके आपको दिखा देता है कि ये सारा सीन है। लेकिन रोड माइल्स उससे हमेशा ज़्यादा होता है, जो कि अराउंड 200 से 300 माइल ज़्यादा होता है। आपने हमेशा गूगल मैप्स के ऊपर चेक करना है कि इसके रोड माइल्स कितने हैं बिफोर बुकिंग एनी लोड, और शेयरिंग विद योर कैरियर, ताकि एक अच्छी आपकी इमेज क्रिएट हो। ऐसा नहीं हो कि आपका कैरियर बोले कि यार इसके तो इतने माइल्स ही नहीं होते, तुम कैसे मुझे बता रहे हो कि इसके इतने हैं। आई समझ? तो ये हर केस के अंदर आपके पास देखने को मिलेंगे, और तो इससे आपने बचना है, और इसी तरीके से बचना है कि आपने पहले इसको देखना है कि हाँ ऐसा है, और कोई भी लोड हो उसको चेक करने से पहले आपने एक डबल चेक करना है गूगल मैप्स पे कि कितने माइल्स शो कर रहा है, क्योंकि कभी कभार डीएटी पर भी ग्लिच होता है कि वो आपको माइल्स कम शो कर रहा होता है लेकिन होते ज़्यादा हैं, तो उस हिसाब से फिर आपका वो लॉस में जा रहे होते हैं और फिर आपका कैरियर उस चीज़ से खुश नहीं होता। क्लियर है सबको? मोइन भाई डीएटी के ऊपर भी स्कैम की वजह से होता है कि नहीं, स्कैम की वजह से नहीं, ये कभी कभार हो जाता है। कभी कभार ब्रोकर ही ऐसी चालाकियां करते हैं कि वो एयर माइल्स लगा देते हैं उसके ऊपर, और वो उससे ये होता है कि वो एज अ स्ट्रेट लाइन दिखा रहा होता है कि इसके इतने माइल्स हैं। एक्चुअली जो रोड माइल्स होते हैं वो उससे काफ़ी ज़्यादा होता है। ये ड्राइवर को भेजने से पहले इसका मतलब हमने ड्राइवर को भेजने से मल्टीपल चेक पहले करके करना है, इसमें भी बड़ा टाइम लग बिल्कुल जाता होता है। बिल्कुल बिल्कुल, इतना टाइम नहीं लगता, लाइक 15 सेकंड। हर चीज़ की आपको प्रैक्टिस करनी है, भले आपके पास कैरियर है या नहीं है। आपने एक लोड बोर्ड पे लोड देखा, फटाफट से आप गए, आपने कॉपी करा, पेस्ट करा, ईमेल्स करने की अपनी स्पीड बढ़ाई कि मैंने ये कॉपी करना है, ये ईमेल कॉपी करनी है, टेम्पलेट सेव रखना है, सिंपली टेम्पलेट ओपन रखा और दूसरा ईमेल डाल के सेंड की। आपका वहाँ पे टाइम बचा, इतनी देर में आपने वो किया, आपने गूगल मैप पे उसकी पिकअप ड्रॉप ऑफ डाल के रोड माइल्स निकाले, डबल चेक करा, इतने में आपके पास ब्रोकर की डिटेल्स आ गई कि ये लोड है। आपने उससे अपने अपने डिटेल्स से मैच करी जो ब्रोकर ने भेजी हैं, वो चेक करने के बाद आपने इतनी देर में कैरियर को कॉल करनी है, कैरियर को बताना है कि ये लोड है। कैरियर बोलता है बुक करो, तो फिर आगे उसको प्रोसीड करते हो आप फैक्टरिंग चेक करने के बाद और ये सारी चीज़ें आप देखने के बाद। ठीक है? जी, और मोइन भाई मेरे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी था जो मैं आपसे माइल से रिलेटेड ही मेरा क्वेश्चन था बिल्कुल। कि जो डेड हेड और ओरिजिन और डेस्टिनेशन का जो है ना, इसके थ्रू हम सर्च भी कर सकते हैं, फिल्टर भी लगा सकते हैं और हमें लोड भी शो होते हैं। नॉर्मली इस इंडस्ट्री के अंदर कितना डेड हेड नॉर्मल है जो ड्राइवर्स आराम से एक्सेप्ट कर लेते हैं? आराम से 100 एक्सेप्ट कर लेते हैं, अराउंड माइल? 60 माइल्स का। ठीक है, 60 अगर माइल्स का। ठीक है, अगर इससे ज्यादा होता है या 100 माइल्स का या 150 माइल तक का भी शोर होता है तो उसको फिर बिल्कुल ना हाथ लगाएं। उसको हाथ लगाने का मतलब ये है कि समझो आपने चेक करना है, अपने ब्रोकर से चेक करा है कि ये लोड कब पिक हो रहा है, कब ड्रॉप हो रहा है। आपने उसको बताया कि मेरे पास इतना डेड हेड आ रहा है, तो इसके पैसे आपको पे करने पड़ेंगे, जाहिर सी बात है आपके लोड के लिए। तो अगर आप इसके अंदर एडिशनल चार्जेस जो मेरे डेड हेड के बन रहे हैं, टोटल आपने माइल्स देख लिए कि डेड हेड डेस्टिनेशन कितनी बनी आपकी, जाहिर सी बात है ओरिजिन तो होगी नहीं, क्योंकि आप देखो डेड हेड डेस्टिनेशन का मतलब ये होता है कि लाइक आपने किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, फर्ज करो पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाना है। अगर आपका पॉइंट ए टू पॉइंट बी नहीं है, सी है, और फिर सी से वापसी बी की तरफ आना है, तो वो डेड एंड डेस्टिनेशन हो गया। और डेड एंड ओरिजिन वो हो गया कि पॉइंट ए तक आपने पहुंचना है लेकिन आप पॉइंट सी पर हो। पॉइंट सी से पॉइंट ए पर आने के लिए जो आपको लगेगा लोड पिक करने के लिए, वो डेड एंड ओरिजिन होगा। तो आपने डेड एंड ओरिजिन को चेक करना है और टोटल माइल्स देखने के इस लोड के अंदर कितने माइल्स हैं, उन सबको प्लस करने के बाद फिर आपने अकॉर्डिंग टू योर रेट पर माइल जो आपकी कैरियर की प्रेफरेंस है वो देखने के बाद आपने कैलकुलेट करना है और उसको कोट करना है, हमेशा $50 ज़्यादा, क्योंकि वो आपसे निगोशिएशन करते हैं कि यार लेट्स डू दिस फॉर दिस। फिर आप कैरियर को बोलते हो, कैरियर बोलता है यार मैंने तो ये रेट पर माइल बताया भाई, तुम क्या कर रहे हो। तो हमेशा अपनी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा कोट करो, लेकिन इतना नहीं करो कि वो तुम्हें नहीं बोल दे, क्योंकि हमने कल के सेशन के अंदर ये चीज़ कवर करी थी कि किस तरीके से आपने फिक्स्ड रेट को निगोशिएट करना है। याद है आप लोगों को? आप लोगों को याद है कल हम लोगों ने जो किया था? जी यार। किस तरीके से हम लोग एक फिक्स रेट को बढ़वाते हैं, बताएंगे ज़रा? कोई बताएगा मुझे
कल के सेशन में जो हमने सीखा था। नहीं, मल्टीपल फैक्टर्स के ऊपर कहा जा सकता है। जिस तरीके से अगर वहाँ पे ट्रक्स की अवेलेबिलिटी कम है या बड़ी देर से अगर वो लोड पोस्ट हुआ और कोई भी उसको हाथ नहीं लगा रहा, तो भी हमें अंदाज़ा हो जाता है। बिल्कुल। या फिर दूसरा अगर और रेट हम जो है वो जिस तरीके से अभी भी आप डिस्कस कर रहे थे कि डीज़ल प्राइसेस के ऊपर भी हम डिस्कशन कर सकते हैं, या वो उसका वेट अगर ज़्यादा हो या उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा सर्विसेज लंपर सपोर्ट वगैरह चाहिए हो इससे गुड रिलेटेड। गुड बिल्कुल ऐसा ही है। कल मैंने यही समझाया था कि आपने मार्केट की अवेलेबिलिटी को देखते हुए, सिचुएशन को समझते हुए कोट करना होता है, और इतना नहीं करना होता कि फिक्स प्राइस से बहुत ज़्यादा कर दो। अगर फिक्स प्राइस 1000 है और आपको लगता है कि मेरे लिए प्रॉफिटेबल $1200 में, तो आप उसको $1200 कोट करो और उसको बोलो कि यार लेट मी नो माई ड्राइवर इज़ रेडी फॉर पिकअप नाउ। उसको अपॉर्चुनिटी शो कराओ कि यार हम अभी पिक कर सकते हैं, तुम्हारी टेंशन खत्म हो जाएगी जो इतनी देर से तुमने लोड पोस्ट किया हुआ था। तो आप उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करो, तो उसके हिसाब से फिर जाहिर सी बात है आप कोड भी करोगे। तो सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है उसको, आपको उसको की फैक्टर्स दिखाने हैं कि देखो ये तुम्हारा फ़ायदा है इस चीज़ के अंदर, तो फिर उस केस के अंदर आप वो फिक्स प्राइस वाली निगोशिएशन जीत सकते हो। क्लियर है सबको? बिल्कुल, अगर मोइन भाई अगर कोई लोड जो है ना बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत अच्छे रेट के ऊपर लोड पोस्ट हुआ हुआ है, लेकिन उसका डेड हेड ओरिजिन काफ़ी ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल 130 120 इस तरह का लोड कंसीडर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए बिल्कुल। अब आपने देखना है कि यार अगर 120 माइल्स का डेड हेड ओरिजिन है और 200 माइल्स का आपका डेडिकेटेड रन है, ठीक है, तो 120 और 200 प्लस 320 हो गया। आप 320 को डिवाइड कर लो जो वो रेट प्रोवाइड कर रहा है। अगर वो आपकी प्रेफर्ड रेट पर माइल से ज़्यादा है या इतना ही है तो फिर वो अच्छा है करने के लिए। अगर नहीं तो फिर आप उसको निगोशिएट करो। अगर वो वहाँ तक आ जाता है तो फिर वो लोड कर सकते हो, अगर नहीं आ रहा वहाँ तक तो उसको पास कर दो। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम चलते हैं। व्हाट इज द की कंप्लायंस रिक्वायरमेंट फॉर ट्रक्स एंटरिंग कैलिफोर्निया? ऐसी कौन सी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट होती हैं ट्रक के लिए जो कैलिफोर्निया में एंटर करती है? मतलब कैलिफोर्निया में एंटर होने के लिए ऐसी कौन सी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट होती हैं जो कि आपके ट्रक के लिए हो, आप कैलिफोर्निया में एंटर करने के लिए? तो मुझे इसका कोई जवाब देगा? किसी के पास इसका जवाब है? व्हाट इज द की कंप्लायंस रिक्वायरमेंट फॉर ट्रक एंटरिंग कैलिफोर्निया? कैलिफोर्निया में एंटर होने के लिए आपके पास ऐसी कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं जो आपके ट्रक के लिए ज़रूरी है कि कैलिफोर्निया में आपको इजाज़त मिले अंदर जाने की, या फिर अगर जाओ भी तो आपको कोई मसला नहीं हो? किसी को कोई आइडिया? नो आइडिया? नहीं। मैं बताता हूँ। इसका आंसर है कार्ब कंप्लायंस। कार्ब कंप्लायंस बेसिकली आपकी होती है इमिशन स्टैंडर्ड्स। इमिशन का पता है आपको, जो पॉल्यूशन कम करते हैं ट्रक और सारी चीज़ें का, मतलब उनको चेक करना होता है कि आपकी इमिशंस रेटिंग कितनी है। अगर वो एक स्पेसिफिक रेटिंग से ज़्यादा है इसका मतलब आपका ट्रक पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ा रहा है। तो पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए कार्ब कंप्लायंस की एक ऐसी रिक्वायरमेंट होती है जो आपके ट्रक के पास होनी चाहिए, जिसका एक टेस्ट होता है। वो टेस्ट की रसीद आप उनको दिखाते हो कि हमारा ट्रक पास कर चुका है इस ई मिशन को, तो फिर आप कैलिफोर्निया में एंटर हो जाते हो और उसके साथ साथ आपको हैवी फाइन्स वगैरह नहीं होते उस चीज़ से। क्लियर है? समझ में आई किसी को ये मेरी बात? बेसिकली ये पॉल्यूशन से रिलेटेड है। तब कैलिफोर्निया में आपका ट्रक एंटर होता है तो कैलिफोर्निया के अंदर कुछ ऐसे लॉज हैं जिसके अंदर आपको आपकी जो ई मिशन स्टैंडर्ड्स है उसके अंदर आपके ट्रक्स ने परफॉर्म करना होता है। अगर वो ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है, ई मिशन टेस्ट स्टैंडर्ड से ज़्यादा है, तो फिर आपको हैवी फाइन्स फेस करने पड़ेंगे। अगर आपकी स्टैंडर्ड्स ई मिशन रेट उसके अंदर अंदर है तो फिर आप उसको ईजिली चला सकते हो, वहाँ पे रन कर सकते हो। सबको क्लियर है? जिसको हम बेसिकली कार्ब कंप्लाइंस बोलते हैं, CARB compliance. Got it? जी ठीक है। What does net 30 mean? किसी को पता है कि net 30 का मतलब क्या है? net 30 का मतलब पता है किसी को? एक टर्म है ये लॉजिस्टिक्स के अंदर। net 30 का मतलब पता है किसी को? नहीं आइडिया? net 30 अगर किसी लोड की कमेंट्स के अंदर लिखा हुआ है इसका मतलब ब्रोकर। सॉरी, स्पेलिंग क्या है कि नेट 30 का NED? NET, नेट, नेट 30, 30। तो अगर किसी को इसका जवाब पता है तो प्लीज़ कोलैबोरेट करें ताकि
आप लोगों को आइडिया हो सके। नो आइडिया? मैं बताता हूँ। नेट 30 अगर किसी कमेंट के, अगर किसी लोड की डिटेल के अंदर लिखा हुआ है कि नेट 30 एक शॉर्ट फॉर्म, और वो मैं समझाता हूँ कि होती क्या है। अक्सर आपको देखने को ये मिलेगी, आप जब लोड इंक्वायर कर रहे होते हो डीएटी पे, तो आपको कमेंट्स के अंदर ये लिखा हुआ मिलता है। दूसरा, तब आप लोड इंक्वायर कर रहे होते हो ब्रोकर से, तब आपको वो ईमेल या फ़ोन कॉल के ऊपर बताता है कि वी गोना प्रोवाइड नेट 30 ऑन दैट। तो इस चीज़ की शॉर्ट फॉर्म का मतलब मैं आपको बताता हूँ। ब्रोकर विल पे द इनवॉइस 30 डे आफ्टर रिसीविंग अ पेपर वर्क। नेट 30 का मतलब ये होता है कि हम आपको फैक्टरिंग प्रोवाइड नहीं कर रहे, ये यूजुअली नए नए ब्रोकर कर रहे होते हैं इस चीज़ के अंदर। और अगर अगर किसी फैक्टरिंग भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो उस केस के अंदर भी ये चीज़ होती है। तो आपने देखना होता है कि मेरी फैक्टरिंग कंपनी 30 डेज वो करती है वेट या नहीं करती। अगर करती है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप इसको 30 डे के बाद इन्वॉइस करोगे, फिर ये आपको पेपर वर्क के थ्रू तब इनको रिसीव हो जाएंगे। उसके 30 दिन के बाद फिर आपको ये आपकी इन्वॉइस पे करेंगे। क्लियर है? क्लियर है? जी भाई क्लियर है। गुड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है, हाउ डू यू कैलकुलेट द रेट फॉर अ राउंड ट्रिप? राउंड ट्रिप का किस तरीके से आप रेट कैलकुलेट करते हो? किसी को मुझे कोई जवाब देगा? अच्छा सवाल है काफ़ी, और ये पता भी होना चाहिए आप लोगों को। हाउ डू यू कैलकुलेट द रेट फॉर अ राउंड ट्रिप? राउंड ट्रिप किस तरीके से कैलकुलेट करोगे आप? एनीवन? भाई दोबारा सवाल कीजिएगा, आवाज हाउ कट रही। हाउ डू यू कैलकुलेट द रेट? आप किस तरीके से एक राउंड ट्रिप का एक रेट कैलकुलेट करते हो? राउंड ट्रिप के पैसे किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, आसान अल्फाजों में अगर पूछा जाए तो? जी भाई वो इसी तरह से ही है कि हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, और उसमें जो है उसका अगर कोई डेड ओरिजिन या डेड डेस्टिनेशन है तो वो भी उसमें शामिल कर लेंगे। गुड। और फिर पॉइंट बी से पॉइंट ए तक वापस, या पॉइंट बी से सी और सी से वापस ए तक, उस सारे को कैलकुलेट करके जितने भी माइल्स बनेंगे, और जो प्राइस बन रही है उसके ऊपर डिवाइड करके उसका हम रेट पर माइल जो है ना निकाल लेंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। बेहतरीन जवाब दिया आपने। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखनी होती हैं कि पॉइंट ए आपका ट्रक जहाँ पे एम्प्टी है, पॉइंट बी पे मतलब आपके। जी। ये जो है फिर हम इसको टोटल माइल्स को मल्टीप्लाई करेंगे डिजायर्ड आरपीएम पे, जो हमें जब चाहिए होगी। हाँ, डिजायर्ड आरपीएम पे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास रेट आ जाएगा कि इसका इतना रेट होना चाहिए। तो फिर आपने चेक करना है कि ठीक है। ब्रोकर क्या प्रोवाइड कर रहा है, फिर उसके हिसाब से निगोशिएशन करनी होती है। आप ब्रोकर के रेट को डिवाइड करोगे और अपने रेट पर जी माइल स्पेसिफिक जो आपको चाहिए, मिनिमम रेट पर माइल। ये नहीं कि आप $3 माइल के हिसाब से करो तो वो आपको कटा देगा, बोलेगा भाई कुछ और करो। क्योंकि राउंड ट्रिप पे आपको कभी कभार अच्छे पैसे भी बन जाते हैं, और कभी कभार ऐसा होता है कि बिल्कुल। आपको पैसे कुछ बचते भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ठीक देखनी है। होती है कि हॉट मार्केट के अंदर ही आपका ट्रक वापसी आ रहा है, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है कि यार हॉट मार्केट में वापसी आ रहा है ट्रिप करके, तो आपको नेक्स्ट लोड भी इजीली मिल जाएगा विदाउट एनी हैसल, और अच्छा पेइंग लोड मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं कि यार जिस मार्केट में मेरा ट्रक वापसी आ रहा है या फिर जा रहा है, वहाँ से किस तरीके की मार्केट होगी। तो डिपेंडिंग ऑन दैट आपने सारे रेट को कैलकुलेट करना होता है। क्लियर है? जी मेरे को बिल्कुल क्लियर है। क्लियर है भाई। अच्छा, अब मुझे कोई जवाब देगा, वाई इज अंडरस्टैंडिंग फ्रेड जोन इम्पॉर्टेंट? फ्रेड जोन को अंडरस्टैंड करना क्यों ज़रूरी है? फ्रेड जोन को समझना और उसके ऊपर वर्क करना क्यों ज़रूरी है? किसी के पास इसका जवाब है फ्रेड जोन के बारे में? आई थिंक सो आपके माइंड में आनी चाहिए वो चीज़ जो इसका जवाब है। किसी के पास इसका जवाब है? हसन भाई, आपके पास इसका जवाब होगा कि फ्रेड जोन को क्यों आप लोगों ने फोकस करके इसके ऊपर काम करना चाहिए? एनीवन? फ्रेड जोन जी। फ्रेड जोन बेसिकली देखिए, डीएटी के ऊपर आपके पास एक जोन मार्केट के हिसाब से आपके पास एक फीचर आ रहा होता है, जिसके ऊपर आप क्लिक करते हो तो आपके पास मार्केट की स्टैटिक्स आ जाती हैं। रेड का मतलब मार्केट हॉट है, यहाँ से आपको बैक हॉल भी इजीली मिल जाएगा।
और यहाँ पे जाना आपके लिए वर्थ इट होगा रेट्स के हिसाब से कि आपका ट्रक डेड मार्केट के अंदर स्टक नहीं हो। और मैं जैसे आप लोगों को एक मिसाल देता हूँ, इट हेल्प अवॉइड गोइंग टू डेड मार्केट। फॉर एग्जांपल, knowing the Florida is great in springs produce but terrible in summer heat, no crops save you from getting stuck। तो डेड मार्केट का मतलब ये होता है, अगर फ़र्ज़ करो अगर अभी जैसे अभी राइट नाउ का है फ्लोरिडा आप जाते हो तो वहाँ पे आपको फ़र्ज़ करो अभी के हिसाब से आप वहाँ पे जाके स्टक हो जाओगे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अभी वहाँ पे कोई ऐसी प्रोड्यूस ऐसी मटेरियल नहीं है जहाँ पे आप जाके अपना ट्रक को वापसी रिफ़िल करके ले आओ। तो ज़ाहिर सी बात है आप वहाँ पे जाके स्टक हो जाओगे, वहाँ पे अभी मार्केट डेड है। ठीक है, अगर आप वही चीज़ स्प्रिंग में करते हो तो स्प्रिंग में आपको प्रोड्यूस वहाँ पे सबसे ज़्यादा होते हैं, तो फिर आप वहाँ पे स्टक नहीं होते, आप वहाँ जाते हो अपना लोड वापसी पिक करते हो और वापसी अपनी डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन पे आ जाते हो। तो फ्रेट जोन के ऊपर आपके पास मैप आता है जिस पे आप चेक करते हो डीएटी के ऊपर कि यहाँ पे मार्केट राइट नाउ की सिचुएशन क्या है, लोड्स कितने, ट्रक्स कितने हैं। तो उन सब चीज़ों से आप आइडिया लगा सकते हो, इज़ इट वर्थ इट टू सेंड माई ट्रक ओवर हियर सो आई कैन गेट अ बैक हॉल। गॉट इट? क्लियर है सबको? जी भाई। तो यहाँ पे हमारे ट्रिप प्लानिंग और ये सारी चीज़ें वाली जो कैटेगरी थी ये कवर अप होती है। नेक्स्ट कैटेगरी भी अब ट्राई करते हैं जिसके अंदर हम लोग डिस्पैच मैथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी को सीखेंगे और समझेंगे। द ब्रिज टू एडवांस लेवल, ये जो मेन चीज़ है ये समझने के बाद आप एक एडवांस डिस्पैचर बन जाओगे जिसके अंदर आपको सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी कि यार एज अ एडवांस डिस्पैचर किस तरीके से परफॉर्म करता है और किस तरीके से सारी चीज़ों को लेके चलता है, फिर वो एडवांस लेवल पे आता है। सबको क्लियर है यहाँ तक? जी क्लियर है भाई। हम लोग डिस्पैच मैथ और प्रॉफिटेबिलिटी को ज़रा देखेंगे। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन जो है, आई थिंक सो ये हमारी आज लास्ट कैटेगरी होगी मे बी, नो। तो ये वाली करते हैं, इसके बाद फिर इसको हम एंड करेंगे। ये हमारी लास्ट नहीं है, ये अभी कवर करेंगे, उसके बाद हमारा इंटरमीडिएट एंड होगा। ठीक है, तो द क्वेश्चन इज लोड इज़ $2.5 a mile फॉर 400 माइल्स। लोड बी, लोड वन जो है वो आपको $2.5 a mile पे कर रहा है 400 माइल्स के लिए। अब जो लोड बी है वो $3 a mile पे कर रहा है फॉर 250 माइल्स। विच इज़ बेटर? दोनों में से कौन सा अच्छा होगा? $2.5 a mile जो कि 400 माइल्स पे है, या फिर लोड नंबर 2 जो कि $3 a mile पे कर रहा है फॉर 250 माइल्स। इन दोनों में से कौन सा अच्छा होगा, मुझे कोई बताएगा? थोड़ी सी कैलकुलेशन वाला है, कैलकुलेटर भले खोल लो, आराम से सोच के जवाब दो, ताकि ये चीज़ें वो ज़रूरी हैं। इस पे पार्टिसिपेट करोगे, सीखोगे, समझोगे तो ये होगा कि तुम्हारी जो मेन जो आपकी डिस्पैच मैथ और प्रॉफिटेबिलिटी किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है, दोनों में डिफरेंस बिटवीन किस तरीके से देखा जाता है, तो वो आपको समझ आ जाएगी और वो इन फ्यूचर इंशाल्लाह आपको ज़रूर काम आएगी। ये वाली स्टेप बहुत ज़रूरी है। लोड मोइन भाई दोबारा बताइएगा कैलकुलेशन कौन सी है? बिल्कुल मैं बताता हूँ। एक लोड है जो कि पे कर रहा है अराउंड $2.5 a माइल, 400 माइल्स का लोड है, और वो आपको $2.5 a माइल पे कर रहा है। और लोड नंबर 2 है जो कि आपको $3 a माइल पे कर रहा है 250 माइल्स के लिए। तो इन दोनों में से कौन सा लोड बेटर होगा? करो कैलकुलेशन करो। अगर $2.5 माइल है और अगर वो 400 माइल्स के हिसाब से है तो तकरीबन आपके $1000 का लोड बनता है। और जो दूसरा लोड है और उसके अंदर ये होता है कि $3 माइल का है और 250 माइल्स है, तो इसका 750 रेवेन्यू बनता है। तो एक तरफ $1000 का लोड है और दूसरी तरफ $750 का लोड है। तो अब एज अ डिस्पैचर दोनों में से क्या प्रायोरिटाइज करोगे आप? भाई ये 400 माइल्स वाला जो लोड है ना, वही ट्रकर को जो है ना वो ज्यादा पैसे दे के जा रहा है। बिल्कुल तो जाहिर बात है फिर वही प्रेफर जो है ना वो करेंगे, क्योंकि उसने ट्रिप तो लगाना है, उसका टाइम भी जाना है और उसके सारा। तो एग्जैक्टली 400 माइल वाले पे उसको ज्यादा पैसे बच रहे हैं बनिस्बत के वो जो है ना 250 माइल एग्जैक्टली वाले। ग्रॉस रेवेन्यू पर डे द ड्राइवर नीड्स $1000 a डे टू प्रॉफिटेबल। देखो ड्राइवर को $1000 a डे कमाने होते हैं, भले वो रिगार्डलेस आपकी क्या कुछ भी सिचुएशन हो, रेट पर रिगार्डलेस ऑफ द रेट पर माइल। सही है, तो अब देखो अगर आप एक लोड 400 माइल्स का कर रहे हो $2.5 a माइल के हिसाब से $1000 का आपका रेवेन्यू बनता है। तो एज अ डिस्पैचर परस्पेक्टिव आपको ग्रॉस रेवेन्यू पर डे के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि देखो ड्राइवर को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रॉस बनानी है। जितनी वो ग्रॉस बनाएगा उतना उसको पैसा बचेगा बाय द एंड ऑफ द वीक।
तो वो प्रॉफिटेबिलिटी देखी जाती है, ना कि ये कि अगर आपको एक लोड पे $3 a माइल मिल रहा है तो देखो ज़ाहिर सी बात है $250 का आपने लॉस कर लिया, टाइम भी वही लगना है। एज सच खैर 400 माइल्स में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ज़ाहिर सी बात है मेहनत ड्राइवर की वही होगी, ड्राइविंग ही तो करनी है, सारी चीज़ें वो कर रहा है और उसकी बाकी में बाद में लिमिट भी बचेगी। अब वो लोडिंग अनलोडिंग में सेम टाइम लगेगा, तो बेहतर ये है कि आप 400 माइल्स का लोड कर लो और नेक्स्ट डे फिर वो आगे कवर अप करो, या फिर एक लोकल माइल इसके बाद करा लो लोकल लोड। क्लियर है सबको कि दोनों में से कौन सा लोड बेटर जी है? भाई clear कौन सा लोड करना चाहिए, लोड ए या लोड बी? है। लोड है मोइन भाई। गुड। सारे बताएं ज़रा माइक खोल के कौन सा ज़रूरी है? जी लोड ए है मैंने। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ट्रक इज गोइंग शिकागो टू डेनवर at $3.5 a mile. Is this a great rate? एक ट्रक है जो कि शिकागो इलिनॉइस से जा रहा है डेनवर कोलोराडो एट द रेट ऑफ $3.5 a mile. Is this a great rate? क्या ये बहुत अच्छा रेट है इस लेन के लिए? शिकागो इलिनॉइस से लोड निकलता है, आपका ट्रक लेके जा रहा है और वो डेनवर कोलोराडो में उसको ड्रॉप करना है, तो क्या ये $3.5 के हिसाब से अच्छा होगा रेट, हाँ या ना? मोइन भाई ट्रक कौन सा है? डिपेंडिंग कोई से भी ट्रक हो, मार्केट देखो कौन सी है। ट्रक पूरे यूएस में चलता है, लेकिन मार्केट डिपेंड करती है कि कौन सा ट्रक किस जगह पे जाएगा। एक ड्राइवर का केस ले लो या बॉक्स ट्रक का केस ले लो, शिकागो से जा रहा है ट्रक डेनवर, तो कौन सा आप प्रेफर करोगे? प्रेफर करने से मुराद ये कि क्या $3 a माइल आपको ग्रेट रेट लगता है या नहीं? सब कैलकुलेशन करें और अपनी बताएं, क्योंकि ये कैलकुलेशन वाले अगर नहीं करोगे तो फिर बैठे रह जाओगे, फिर कभी ऐसी सिचुएशन आएगी तो फिर स्टक ही रहोगे। एनीवन, किसी ने करी कैलकुलेशन? सर ये जाना चाहिए। जाना तो चाहिए, जा तो रहा है, देखो $3.5 भी इसने लोड बुक कर लिया, डेनवर जा रहा है। अब मुझे ये बताओ क्या ये रेट $3 a माइल अच्छा है इस लेन के लिए या नहीं? जी जी बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। क्योंकि जो मिनिमम है तो वो 1.8 से 2 होना चाहिए अगर मिनिमम है, जो बैड होता है। अच्छा, ये जा किधर रहा है मुझे बताएंगे जरा? मोइन भाई ये ना अच्छा लोड होगा, सर एक प्रीमियम मिनट, लोड है एक हिसाब का ना, माउंट 1000 माइल्स बनते हैं, तो ये एक प्रीमियम लोड होगा। प्रीमियम लोड होगा, आपने प्रीमियम अब कर लिया। अब ये देखो डिस्पैचर सबसे ज़्यादा गलती यहाँ पे करता। अब ये जिस स्टेट में जा रहा है ना डेनवर में, ठीक है, जहाँ पे बैकहॉल आप आपका जहाँ पे लोड जा रहा है वहाँ से जिस जिस जगह पे ड्रॉप कर रहा है उसको हम लोग डेड मार्केट कंसीडर करते हैं, क्योंकि वहाँ से आपको बैक हॉल नहीं मिलता। तो जाहिर सी बात है आपको ज़्यादा रेट पर माइल चाहिए, वहाँ से बैक आउट करने के लिए आपको डेड हेड करना पड़ेगा, ताकि जो आपने लोड किया है और जो डेड हेड किया है वो आपके लॉस में नहीं जाए। तो इस लोड को कम से कम भी 4.5 4.2 4.3 रेट पर माइल से ज़्यादा होना चाहिए, ताकि आप उसका डेड हेड जो है वो कवर अप कर सको, फ्यूल प्राइस जिसको हम बोलते हैं। आ रही है समझ में? अब जिनको अच्छा लग रहा था ना ये लोड, अब वो ये बात समझें कि ये क्यों ज़रूरी है, आपने सारी चीज़ों को देखना। शिकागो से डेनवर अगर जा रहा है $3.5 a माइल पे, अब देखो लोड आपको लग रहा है बनिस्बत अच्छा है, लेकिन जहाँ पे जा रहा है वो डेड मार्केट है, वहाँ से आपको बैकहॉल नहीं मिलेगा। अगर मिल भी गया तो वो रेट नहीं मिलेंगे जिसके ऊपर आप उसको रन करो। तो जाहिर सी बात है फिर अगर कोई चीज़ मिल भी रही है, उस सब का जो लॉस हो रहा है वो कवर करने के लिए जाहिर सी बात है जिस चीज़ की बुनियाद पर आए हो उसी पे दिया जाएगा ना। तो इसलिए हम लोग ब्रोकर से $4 a माइल प्लस मांगते हैं, ताकि हम लोग वहाँ पे जो चीप रेट लोड जो हमें वहाँ से मिल रहा है डेनवर से, वो हम कवर कर सकें। आई समझ? तो डेड मार्केट को आपने ज़रूर देखना है कि यार मैं जिस जगह पे भेज रहा हूँ वो डेड मार्केट तो नहीं है, ऐसा तो ना हो कि मैं मेरा ट्रक वहाँ जाके स्टक हो जाए और फिर कैरियर मुझे छोड़ जाए। तो ये सारी चीज़ें आपने पहले कैरियर से डिस्कस करनी होती हैं कि ये लोड $4 a माइल पे कर रहा है, $1000 अगर 1000 माइल्स का लोड है और 4000 पे कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम वहाँ पे जाके स्टक भी हो जाते हैं तो हम डेनवर से निकल के किसी ऐसी मार्केट में चले जाएंगे डेड हेड करके, या कोई ऐसा लो पेइंग चीप लोड करके जिससे हमारी फ्यूल कॉस्ट कवर अप हो जाए और हम वहाँ से बैक हॉल लेके निकल जाए। तो ये स्ट्रेटेजी पहले अपनानी होती है लोड बुक करने से विद द कंफर्मिंग ऑफ कैरियर। ठीक है?
क्लियर है सबको? जी भाई क्लियर है। समझ में आ गई है? अब ज़रा मुझे वापसी से रिपीट करेंगे मैंने बोला क्या है, ताकि आप लोगों के माइंड में ये चीज़ बैठ जाए, क्योंकि देखिए ज़रूरी आप लोगों के लिए है ये सारी चीज़ें। मैंने आपने कहा कि जब आप लोड देख रहे हो तो आपने देखना है कि आप जहाँ आपने ड्राइवर को भेज रहे हो तो डेड मार्केट तो नहीं है, तो बिल्कुल, डेड अगर मार्केट डेड है तो मार्केट उसके बिल्कुल आपसे बिल्कुल। आपका इमीडिएट बनाना है। अब इस केस में ऐसा होता है कि आपने डेड मार्केट को अवॉइड नहीं करना होता। अब इसके अंदर ये होता है, अगर डेड मार्केट है तो आपने उसका सॉल्यूशन देखना होता है कि यार मैं प्रॉफिटेबल भी रहूँ और ये लोड भी कवर हो जाए और इसमें मेरा कैरियर भी खुश रहे। अब देखो, अगर जाहिर सी बात है, हज़ार हज़ार माइल्स का $4000 आपको मिल रहा है और दिख रहा है आपको इसमें काफ़ी मोटा प्रॉफिट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है जिस मार्केट में आप जा रहे हो वहाँ से आपने एक्सपेंस भी खर्च करना है अपने डेड हेड का, अपने जो आप चीप लोड वहाँ से करोगे उसको कवर अप करने का। तो वो सारी प्लानिंग आपने देखनी होती है और कैरियर को बतानी होती है कि वाई आई एम डूइंग दिस। तब आप 1000 माइल्स का लोड करते हो, 2 दिन लगाते हो, तो उसमें आपने देखना होता है कि मैं 2 दिन के अंदर तकरीबन 2 लोड करूंगा, एक चीप लोड, एक बहुत अच्छा प्रीमियम लोड। जो प्रीमियम लोड होगा वो चीप लोड को बैलेंस करेगा और फिर आप प्रॉफिटेबल होते हुए आप बैक हॉल मार के निकल जाओगे ऐसी डेड मार्केट से जहाँ पे चलना मुनासिब नहीं होता। क्लियर है? सॉरी सर, अब डेड हेड को क्लियर कर देंगे कि ये क्या होता है, मतलब खाली जहाँ जाना चाहते हैं। देखें, दो चीज़ें होती हैं। आप फर्स्ट करें, आप डेनवर गए, डेड मार्केट के अंदर आप स्टक हैं, वहाँ पे एक लोड आता है जो कि आपको आपके रेट पर माइल प्रेफरेंस क्या है ड्राइवर की, $2.2 $2.3 माइल प्रेफरेंस ड्राइवर की बता रहा हूँ मैं आपकी, सही है। आपने उसको लोड दिया $4 माइल का, ठीक है। तो आपको इसके ऊपर प्रॉफिट कितना हुआ? काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो गया। अब आप तब डेनवर से निकल रहे हो डेड मार्केट से, आपको कोई चीप लोड करते हो, वहाँ से पिक करा आपने कुछ अराउंड लाइक $1 माइल पे। अब $1 माइल के हिसाब से अब देखो 2.4 या $2.3 जो ड्राइवर की प्रेफरेंस थी, कैरियर की प्रेफरेंस थी, वो तो उससे मैच नहीं करी। तो आप ये कैरियर को बुक करने से पहले ही बताओगे कि देखो ये लोड हमने अच्छा करा, ये लोड अब हम यहाँ से लो रेट पे करेंगे और जो हमने प्रीमियम लोड किया था उसके पैसे इस पे बैलेंस होंगे। अब हम कम रेट पे कर रहे हैं, इसका मतलब जेब से डाल के इतना है कि फ्यूल कॉस्ट निकल जाएगी, हमारे जो पैसे प्रॉफिटेबिलिटी है वो नहीं निकलेगी इससे। तो अब हम ऐसी मार्केट में जा रहे हैं जहाँ पे हमें बैकऑल मिल जाएगा और वहाँ से फिर हम प्रॉफिट करेंगे। क्लियर है? अगर लोड नहीं मिलता तो फिर जाहिर सी बात है जेब से पेट्रोल के पैसे देने पड़ेंगे। कोई लोड मिल जाएगा तो वो इतना कैपेबल होगा कि आपकी फ्यूल प्राइस पे कर दे और आप डेड मार्केट से निकल जाओ। क्लियर है? जी भाई क्लियर है। बस भाई वो पिछले एक सवाल से मुतल्लिक सवाल था कि हम किसी भी लेन के जो टोल कॉस्ट हैं वो कैसे निकालता है डिस्पैचर। टोल कॉस्ट ऐसे निकालते हैं कि आपने अपने सबसे पहले क्या करना है, आपने गूगल मैप के ऊपर डाल दी लोकेशन कि मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना है। तो जो वहाँ पे रूट क्रिएट होता है गूगल मैप के ऊपर स्टार्ट डेस्टिनेशन से पहले, वहाँ पे आपको शो करता है कि ये वाली जो लेन लोगे इसके ऊपर आपको टोल देना पड़ेगा। आपने सर्च करके देख लिया कि क्या टोल है, आपने गूगल पे जाके देखना है कि इस हाईवे की टूल प्राइसेस कितने कितने वेट कैपेसिटी के साथ। तो वहाँ से जाके आपको उसके आंसर मिल जाएगा कि कितने मुझे पे करने पड़ेंगे इस लेन के इस हिसाब से। क्योंकि तब आप गूगल मैप पे डालते हो तो वहाँ पे शो करता है कि आपने इस लेन के टूल पे करने हैं। तो फिर आप उस जो टूल बूथ होता है, आप उसका नंबर अपनी वेबसाइट पे जाके गूगल के ऊपर सिंपली लिखोगे कि इस लेन का ये जो हाईवे यूज़ करेंगे इसका हमारे वेट, ट्रक का इतना वेट होगा तो इसके हिसाब से कितना टोल पे करना पड़ेगा, तो आपको वो बता देगा। क्लियर है? जी ठीक है। जी ठीक है भाई। सही। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, आई थिंक सो इट्स बीन लाइक थर्ड लास्ट मे बी, लेट मी सी। Yep, it's a third last question for this session. How do you calculate all in rate including dead head? मुझे कोई फार्मूला इसका बता है कि हम लोग कंप्लीट जो रेट होता है जिसके अंदर सारी चीज़ें आ रही होती हैं वो किस तरीके से फार्मूला बना के हम लोग कैलकुलेट करते हैं? किसी के पास का जवाब है? बहुत आसान है, ये लोग तो थोड़ी कैलकुलेशन करें इसके ऊपर। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अब एक लोड है जो $1000 पे कर रहा है फॉर 400 माइल्स, आपका 100 माइल्स का डेड हेड है। तो हम इसको किस तरीके से फार्मूला अप्लाई करेंगे और किस तरीके से टोटल एक्चुअल माइल्स की रेट निकालेंगे कि ये रेट पर माइल हमें मिल रहा है? बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन करें। डेड हेड में इंक्लूड करेंगे ना टोटल माइल। बिल्कुल, टोटल ऑल इन रेट का मतलब होता है इसके अंदर हर एक एक्सपेंस क्लियर अब हो रहा होता है। कोई मुझे इसका जवाब देगा? 1000 माइल्स का लोड है, 400 माइल्स है, प्लस 100 डेड हेड।
तो इस केस के अंदर इसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? एनीवन? नो आइडिया? किसी को फॉर्मूले का नहीं पता इसके? यार बहुत आसानी है, तो आप 10 दफ़ा कर चुके हो। आपके पास एग्जाम्पल है, एक लोड की $1000 पे कर रहा है लोड फॉर 400 माइल्स, जो आपका पिकअप से लेकर ड्रॉप ऑफ तक है, और आपके पास इसके अलावा 100 माइल्स का डेड हेड भी है, जो कि आपने पॉइंट ए टू पॉइंट बी पिकअप पे जाना है, और पॉइंट बी टू पॉइंट सी आपने ड्रॉप ऑफ पे जाना है। तो इसके इसको किस तरीके से कैलकुलेट करोगे कि आपकी एक्चुअल जो अर्निंग है, जो रेट पर माइल है, वो निकल कर आए? बहुत ईजी है यार। 400 माइल्स टोटल है, 100 माइल्स का डेड हेड है, और $1000 मिल रहा है, तो रेट पर जी माइल क्या भाई, होगा? $2 रेट पर माइल उसका बनेगा भाई। बिल्कुल गुड, यही जवाब है। आपने किस तरीके से ये फार्मूला अप्लाई करा, मुझे फार्मूले की टेक्निक बताएं ताकि मैं आप लोगों को क्लियर कर सकूं। जो उसके माइल्स हैं उसमें डेड हेड जो है वो शामिल किया, सही है, वो 500 माइल्स बन गए, सही और है, फिर उसको जो $1000 उसकी रेट था उसके ऊपर डिवाइड किया, $2 पर गुड, माइल उसका। एग्जैक्टली दिस इज हाउ वी गोना डू दिस। ऑल इन रेट को इस तरीके से हम इंक्लूड करेंगे डेड हेड के साथ, ठीक है? क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? जी भाई प्लीज। गुड, सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ड्राइवर सेज माई 14 आवर क्लॉक इज अप बट आई हैव 2 आवर ऑफ ड्राइविंग लेफ्ट, कैन दे ड्राइव? आपका ड्राइवर कहता है कि मेरा 14 घंटे की जो घड़ी है वो हो गई है पूरी, लेकिन मेरे पास जो है वो 2 घंटे ड्राइविंग के बचे हैं, तो क्या वो ड्राइव कर सकते हैं? उनकी ड्यूटी के 14 घंटे की घड़ी कंप्लीट हो गई है, उनको 14 घंटे की एफएमसीएसी की तरफ से रेगुलेशंस के हिसाब से उनका 14 घंटे का टाइम कंप्लीट हो गया ड्यूटी का, लेकिन ड्राइवर कहता है कि मेरे पास 2 घंटे की ड्राइविंग का टाइम लेफ्ट है, बचा है, तो क्या वो ड्राइव कर सकते हैं? एज अ डिस्पैचर आपका क्या इस पे नहीं प्रोस्पेक्टिव होगा? नहीं नहीं भाई, वो नहीं कर सकता था। एग्जैक्टली नहीं कर सकते, क्योंकि देखो जो 14 घंटे की शिफ्ट होती है, वो जो टाइम होता है वो देखो ड्यूटी का टाइम होता है कि आपने 14 घंटे काम करना है कमिंग ऑन ड्यूटी। दे कैन नॉट ड्राइव रिगार्डलेस द रिमेनिंग ड्राइव टाइम, भले उनके पास टाइम बचाओ या नहीं बचाओ, उनको सिर्फ और सिर्फ 14 घंटे की शिफ्ट कंप्लीट करनी है अपनी, इससे ज़्यादा वो नहीं कर सकते। क्लियर है? एज अ डिस्पैचर आपको ये चीज़ कंफर्म होनी चाहिए, ठीक है? जी भाई। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेगमेंट, व्हाट इज द स्प्लिट स्लीपर बर्थ रूल? एक स्लीपर बर्थ का क्या रूल होता है, स्प्लिट स्लीपर बर्थ का, किसी को पता है इसके बारे में? नहीं भाई, मैंने पहली दफा सुना आपसे, मुझे नहीं आइडिया। इसका मैं जवाब आपको देता हूँ। स्प्लिट स्लीपर बर्थ का क्या है, ये मोस्टली उन ट्रक्स के अंदर ये इस्तेमाल हो रही होती है ये टर्म, जिनके पास जैसे पावर ओनली है, उनके पास स्लीपर वाला है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लीपर, स्लीपर ट्रक। यानी कि वो सो गया, यानी कि आप सो सकते हैं हम्म, स्लीपर का उसी उसी कहते हैं। सॉरी आपकी आवाज़ नहीं आई फात भाई, क्या कह रहे थे? मैंने कहा भाई जिसमें यानी इतनी स्पेस हो के आप यानी कि सो सकते हैं। आवाज आपकी नहीं आवाज़ आपकी सही नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं? देखो भाई, ये पावर वाला में होता है, यानी स्लीपर कैब जो होता है ना, जी, तो डे कैब और उसमें डे आप कैब और स्लीपर। डे कैब वाला उसमें सिंपली होता है, उसमें उसमें आप बर्थ आपकी नहीं स्पेस होती। होती है कि आप बिल्कुल, स्लीपर का यानी आप यानी सो गए और फिर रेस्ट वगैरह कर बिल्कुल पाते आप हैं, उसमें रेस्ट ये कर भी नहीं कर सकते हो। सकते। इट अलाउ अ ड्राइवर टू स्प्लिट देयर 10 आवर ब्रेक इनटू 2 शिफ्ट्स, एग्जांपल 8 आवर्स प्लस 2 आवर्स, गिविंग देम फ्लेक्सिबिलिटी टू मैनेज अपॉइंटमेंट्स एंड ट्रैफिक्स। अब इसका मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखो, अब देखो रेगुलेशन क्या है, 14 घंटे की ड्यूटी करनी है आपने, इसके अंदर आपने कितनी देर ट्रक चलाना है? 10 घंटे, ठीक है? 10 घंटे के अलावा आप लोगों ने इसके अंदर ब्रेक्स वगैरह भी लेना, सारी चीज़ें करनी है। तो अब आप होता ये है कि आप क्या करते हो, आप इट अलाउ अ ड्राइवर टू स्प्लिट देयर 10 आवर ब्रेक इनटू 2 शिफ्ट्स, कि वो 8 घंटे ट्रक चलाएं, 2 घंटे रेस्ट करें, फिर 8 घंटे ट्रक चलाएं, 2 घंटे रेस्ट करें। तो इस तरीके से उनको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है अपने अपॉइंटमेंट टाइम्स को मैनेज करने के लिए, और ट्रैफिक टाइम को अवॉइड करने के लिए, कि इस टाइम पे ट्रैफिक ज़्यादा होता है, इस टाइम पे मैं रेस्ट ले लूँ, और दूसरा जैसे ट्रैफिक कम हो फिर मैं अपनी ड्राइविंग कंप्लीट करूँ। तो इससे होता ये है कि उनको
इस चीज़ का क्या बोलते हैं कि हम लोग इनको एक एडवांटेज मिलता है कि यार अगर इस टाइम पे ट्रैफिक ज़्यादा है, मुझे पता है कि मैं अपॉइंटमेंट टाइम मैनेज नहीं कर सकूँगा, तो करता ये हूँ कि मैं थोड़ा सा इसके अंदर रेस्ट ले लेता हूँ अकॉर्डिंग टू द FMCA से। रेगुलेशन के 2 घंटे की आपने 4 घंटे आपने रेस्ट करना होता है और 8 घंटे ड्राइव करना होता है उनकी ड्यूटी टाइम के अंदर, एज अ ड्राइविंग परस्पेक्टिव, एज अ ड्राइवर। तो अब होता ये है कि अब आपने क्या किया, आपने 8 घंटे ड्राइव करी, 2 घंटे का रेस्ट लिया, फिर 8 घंटे ड्राइव करी, फिर 2 घंटे का रेस्ट लिया, तो इससे इनको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है ड्राइव करने की और उनको अपॉइंटमेंट टाइम मैनेज करने की। सबको क्लियर है? जी क्लियर है भाई। गुड। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस सेगमेंट का। होपफुली आप लोगों को ये हमारी इंटरमीडिएट वाली डिस्पैच की प्रॉफिटेबिलिटी, डिस्पैच मैथ और ये सारी चीज़ें आज समझ आ गई होंगी। तो अब इंशाल्लाह कल हमारा लास्ट सेगमेंट होगा इसके अंदर, जिसके अंदर हम लोग थोड़ा सा एक लास्ट बची है कैटेगरी जिसको हम मार्केट नॉलेज के बारे में, जिसको हम बोलते हैं कि मार्केट की नॉलेज किस तरीके से लेनी है। तो जैसे कि हसन भाई ने भी बताया था और काफ़ी सारे लोगों ने कहा था कि इस चीज़ को कवर करें इंशाल्लाह, तो वो हम कल करेंगे। और उसके साथ साथ ये PDF मैं ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा, लाजमी आप लोगों ने पढ़नी है और इसके ऊपर फोकस करना है और उसको समझना है, क्योंकि कल इससे मैं क्वेश्चंस करूंगा आप लोगों से, सबसे क्रॉस क्वेश्चन होंगे। और इंशाल्लाह इसको फिर हम इंटरमीडिएट से एडवांस की तरफ कल हम जाएंगे इंशाल्लाह। तो कल हमारी इंटरमीडिएट डिस्पैच एंड हो जाएगी, इसके कुछ Q&As वगैरह हम करेंगे और दूसरा मार्केट रिसर्च के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से हम लोगों ने मार्केट रिसर्च करनी है और वो सीखना है। वो करने के बाद फिर हम नेक्स्ट इंशाल्लाह ज़वजल 1% डिस्पैच गाइड स्टार्ट कर देंगे कि एज अ 1% डिस्पैचर आप लोगों ने किस तरीके से बनना है, जो कि अपने कैरियर के लिए लोड वीक पहले लोड बुक कर लेते हैं और वो चिल करते हैं विदाउट हैविंग एनी हैसल। गॉट इट? जी क्लियर भाई। है सबको? होपफुली सबको समझ आ गई हो। और राइट अबाउट दिस सेशन एंडेड, मैं इंशाल्लाह ये यूट्यूब के ऊपर भी वीडियो पोस्ट हो जाएगी विद इन 10 to 15 मिनट्स। और उसके साथ साथ ये होगा कि मैं इसकी PDF भी ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो ये शेयर करने का मतलब यही होगा कि आप लोग इसको पढ़ो और कल आप लोगों से इस पर दबा के क्वेश्चन आंसर्स मैं करूँगा। और होपफुली उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ के आएंगे। और इंशाल्लाह अभी सेशन को हम एंड करते हैं, फिर कल मुलाकात होती है। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें और भाई फिर एक सवाल हेल्प कर सकता हूँ भाई? फॉर श्योर बिल्कुल करें, कंटिन्यू करें। हाँ जी, एक लोड पोस्ट हुआ है डैट के ऊपर, तो उसमें कमेंट्स में उसने लिखा हुआ है कॉल मल्टीप्लाई बाई 144 टैर। अब ये तो समझ आती है कि भी 144 टैर, इससे क्या मुराद है? इसने आपको एक्सटेंशन नंबर दिया, उसने फ़ोन नंबर लिखा हुआ होगा, उसके बाद एक्स के बाद फिर उसने आगे मजीद वो दिया होगा अपना एक्सटेंशन जी जी। नंबर, इस नंबर पे फ़ोन करें और ये एक्सटेंशन है मेरा डायरेक्ट इस लोड को इंक्वायर करने के लिए। ओके 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 ओके, गॉट इट? ठीक हो गया। जी भाई ठीक है, सही है। अब होता ही है, तब आप DAT के ऊपर लोड देख रहे होते हो तो अक्सर औकात ऐसा होता है कि आपको नंबर मिलता है जहाँ पे ईमेल लिखी जी होती है, ईमेल के नीचे नंबर होता है, वहाँ पे आपको एक्सटेंशन नंबर दिया जाता है। एक्स के बाद फिर जो 4 या 5 या 6 डिजिट का नंबर होता है वो आपका एक्सटेंशन नंबर होता है। सबको क्लियर ठीक है? हो गया फिर। गुड। तो बस सेशन को एंड करते हैं, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है, फिर मिलते हैं आप लोगों से कल के सेशन में। और होपफुली ये पढ़कर आएगा, कल आप लोगों से इसका टेस्ट होगा। और बाकी फिर कल मिलते हैं। अपना सब ख्याल रखें, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। और दूसरा हमारी डिस्पैच जर्नी में भी अल्लाह ताला हमें कामयाबी दे। इसके साथ साथ अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।